हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज राम नरेश त्रिपाठी के बारे में, यानी राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये आपके साहित्य में, जितने भी परीक्षा में साहित्य पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का अभिप्राय ये है। इसके साथ ही आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, या एचपीएससी पीजीटी हो, या फिर एचटेट पीजीटी हो, तो पीजीटी के एग्जाम के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपकी रचनाओं के भी प्रश्न आते हैं, इसके साथ ही आपका जीवन परिचय भी आता है। और एचपीएससी एग्जाम के लिए लिखित में भी आ सकता है कि राम नरेश त्रिपाठी क्या जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए, ये इनकी कोटेशन, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आई हुई है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये इनकी पथिक रचना है, वहाँ से लिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि देखो, इसका मतलब ये है कि पराधीन यानी आप जो हैं गुलाम रहकर, पराधीन का मतलब दूसरों के अधीन रहकर, सुख मतलब कि उसको हम सुख नहीं कह सकते, एक तरह से ये शोक है। और ये अपमान, यानी आप दूसरों के अधीन रहोगे तो ये अपमान केवल पशु ही सह सकता है, पशु ही दूसरे के अधीन रह सकता है। अगर आप सच में मानव हो, यानी मानवता का आपने धर्म लिया है, मानव योनि में हो, तो आप दूसरों के अधीन न रहिए, अपने आप में आज़ाद रहिए। ये इनके कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ मैंने कुछ पुस्तकें और से पढ़ी और वहाँ से मैंने ये डाटा आपके लिए लिया है, ये तथ्य लिए हैं। इसलिए लिए है कि आपकी जो सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट दिया गया है कि हम पीजीटी लेवल तक का पूछ सकते हैं, यानी जो एमए है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट तक हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो लेवल है वो 11वीं 12वीं का ही है, तो इनसे आगे बढ़कर और आपको लिखना है। इसमें मैं ये नहीं कि जो लिखित का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए देखिए ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन ये है कि आप और ज़्यादा लिखिए ताकि आपको औरों से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, पीजीटी की जो विकल्प वाली परीक्षाएं जैसे एस्टेट है, केवीएस, एनवीएस, DSSB है, तो वहाँ आपको विकल्प मिलेंगे, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य MCQ क्वेश्चन याद कीजिए। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, लगभग इन्होंने 100 पुस्तकें लिखी हैं, ये याद रखेंगे। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले हिंदी के प्रथम कवि, ये मैं बाद में आपसे चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय के बारे में बात करती हूँ, यानी जन्म के बारे में बात करती हूँ। सन 1881 को हिरपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब ध्यान रखेंगे, ये तो एनसीईआरटी ने माना है, सन 1881 को हिरपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, 4 मार्च 1889, कहीं कहीं पुस्तकों में 4 मार्च 1889 भी दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अब आपके मन में ये पक्का सवाल होगा कि हमें क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, जो लिखित परीक्षा देंगे एचपीएससी के अभ्यर्थी तो वो यही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एचपीएससी ने स्पेशल लिखा है कि हम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से पूछेंगे प्रश्न। ठीक है, तो जब एनसीईआरटी ने इसको ये दर्शाया है, तो एचपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं तो वो ये लिखेंगे। अब जो केवीएस या एस्टेट की, एनवीएस, DSSB, जो पीजीटी जो विकल्प वाली जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इन दोनों को याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? अगर आपके में ये दिया जाए तो आप ये इसमें टिक कर दोगे MCQ में, और ये दिया जाए तो ये दिया जाए, ये दोनों आप याद रखेंगे। जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम अगर दोनों आ जाए तो दोनों नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी कवि हैं जिनकी दो जन्म परिचय माने गए, तो दोनों एक साथ विकल्प में नहीं आते हैं, एक ही आएगा। और ज़्यादातर जो हाँ तक मैंने भी पढ़ा है, तो मैंने ये ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, 4 मार्च 1889। ठीक है, जो एचपीएससी की मैं फिर से बता देती हूँ, जो एचपीएससी की लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनको ये याद करना जरूरी है, ये जो लिखने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये माना है, तो आपका वहाँ पेपर चेक होगा। तो ये बहुत से हो सकता है कि आप ये रट लो, फिर आपको कि हमारा प्रश्न गलत करवा दे, और ज़्यादातर अभ्यर्थी यही करेंगे, तो आप ये लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपका कन्फ्यूज दूर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ेंगे, प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करती हूँ, जैसे मिलन, पथिक, सोपान, खंड काव्य। ये इनकी बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बार बार परीक्षा में आती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, चाहे वो विकल्प वाली परीक्षा दे रहे हो या आप लिखित की परीक्षा दे रहे हो। मिलन, पथिक, सोपान, खंड काव्य मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है। अब देखो, खंड काव्य का मतलब होता है, देखे जैसे होते हैं, जैसे महाकाव्य होता है, एक तो महाकाव्य। महाकाव्य में क्या होगा कि जो भी महापुरुष है, चाहे वो नायक है या नायिका है, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, तो महाकाव्य में क्या होगा, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन होगा, उसकी जन्म के बारे में, उनकी जो है, उनके जो जितने युद्ध करे या उन्होंने कितना अचीव किया, कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कब उनकी मृत्यु हुई, उनकी शादी किसी, तो मतलब कि उनका जब जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी उन्होंने कार्य किए समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये मतलब महाकाव्य में सब कुछ होगा। लेकिन मैं खंड काव्य की बात करती हूँ, जैसे खंड काव्य में जीवन के एक किसी दिशा के बारे में, नहीं एक भाग के बारे में प्रकाश डाला होगा। जैसे मान लीजिए, हो सकता है जैसे कोई महापुरुष है, मान लीजिए उनके एक युद्ध के बारे में, उनकी युद्ध नीति कैसी थी, या उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या किया था, समाज के लिए, तो इसमें खंड काव्य में किसी एक भाग के बारे में होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन होगा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, लेकिन खंड काव्य में किसी एक भाग के बारे में वर्णन होगा। ये इनका अंतर है महाकाव्य और खंड काव्य में। तो ध्यान दीजिए, मिलन, पथिक, सोपान इनके खंड काव्य हैं। मिलन 1918 में लिखा गया था, पथिक है 1920 में लिखा गया था, सोपान 1929 में लिखा गया था, माफ कीजिए 1929 में, और मानसी 1927 में लिखा है। फुटकर कविताओं का संग्रह। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि फुटकर कविताएं किसे कहते हैं, तो फुटकर वो होती हैं छोटी छोटी कविताएं, जिसे बहुत सारी छोटी छोटी कविताओं को मिलाकर संग्रह किया गया, मतलब छोटी छोटी कविताएं बहुत सारी एक जगह इकट्ठी कर दी जाती हैं, तो इसे मानसी फुटकर कविता का संग्रह है। ठीक है, 1927 में लिखा गया था, ये आप याद रखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल, इतनी मतलब ये इनके सन भी आपको याद रखने जरूरी है। मैं बार बार नहीं कहती हूँ कि आप सब सन याद करने बैठ जाओ, लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के सन आपको याद करने ही करने होंगे। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके आप अवश्य सन याद रखोगे। तो देखिए, मिलन, अब क्या है, मान लीजिए कहीं जो 18 साल का जो वयस्क हो जाता है, जो नायक हो, यानी चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो, तो 18 साल, तो उसमें 18 साल में हम मिलने जुलने का काम करना शुरू कर देते हैं। पथिक का मतलब होता है राह का चलने वाला। अब पथिक की उम्र क्या हो गई, 20 साल की हो गई। अब सोपान आप 29 साल के हो गए। आप सोपान लोगे अपने कैरियर के बारे में, अपनी गृहस्थी के बारे में, जो भी आपके सपने हैं, जो भी पढ़ाई के बारे में जो भी है, तो 29 साल के आप याद रखना है। सोपान तो हमारे 18 साल में शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप ये रचना याद करने के लिए सोपान 29 साल में सपने लेने शुरू कर देते हैं। अब मान से किसी लड़की को, मान लीजिए आपसे, आप खुद लड़की हो, अपनी फ्रेंड हो, या फिर कोई लड़का हो, मानसिक लड़की है, वो 27 साल की हो गई है। इस तरह से आप ट्रिक में, जो भी आपको, मैं ये नहीं करके जो मैं बता रही हूँ वही आपको याद करना जरूरी है। जैसा भी आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद करना है, आप अपनी खुद की ट्रिक बनाया करो। ठीक है, मिलन है 18 साल, पथिक 20 और सोपान 29 और मानसी 27। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने इनकी मृत्यु 1962 में दर्शाई है, इन्हें दिखाई है, लेकिन 16 जनवरी एनसीईआरटी ने नहीं दिया था, तो मैंने बाकी पुस्तकें पढ़ी, तो 16 जनवरी मैंने देखा, तो 16 जनवरी भी आप याद रखिए, 16 जनवरी 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मैं बात करती हूँ जो विकल्प इन एमसीक्यू क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा दोगे, तो उनके लिए तो भाई आपको एमसीक्यू वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, टिक कर दोगे। अब एचपीएससी में बार बार जोर दे रही हूँ, एचपीएससी की जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं, देखो 15% तकरीबन सभी पूरे करेंगे। ठीक है, लेकिन बेहतर कौन लिख रहा है, अच्छा कौन लिख रहा है, उनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि अब आपकी मेरिट और चढ़ेगी, आप मेरिट में आगे आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो इतना तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। ये 1-1.5 महीने की बात है, ज़्यादा नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने है, तो 1.5 महीने में अपने आप को तपा लीजिए कुंदन में। ठीक है, तो 16 जनवरी 1962 आप याद रखेंगे ही रखेंगे, आप औरों से बेहतर नंबर लेंगे तो। और ये जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा 1 मिनट आपका लेना चाहूँगी। अगर कोई एचटेट की परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी या पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस, किसी में भी अगर हिंदी साहित्य व्याकरण और ये आपका आता है एनसीईआरटी, तो इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ मैं ये पीडीएफ वगैरह जो भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित तथ्य होते हैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप चैनल के अबाउट में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है? साहित्य की परीक्षा जो भी देंगे जिसमें साहित्य पूछा जाता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण किसके लिए? तो जो पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे एचपीएससी हो या एसटेट हो या केवीएस हो, एनवीएस हो, DRPLS, तो पीजीटी की वालों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। अब देखिए, राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब याद रखेंगे, जो देखो, एक भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, फिर छायावाद, इस प्रकार से आपका क्रम चला हुआ है। अब छायावाद से पूर्व तो क्या था? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग था, याद रखेंगे। अब द्विवेदी युग के खड़ी बोली की, द्विवेदी युग में खड़ी बोली आ गई थी, तो खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इस स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। भाई, इनकी जो शुरुआत थी, जिसको हम प्राइमरी शिक्षा बोलते हैं, इन्होंने अपने ये शिक्षा पूरी की। इसके बाद स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन किया, यानी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, भी कहीं से सीखा हो। तो इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला और उर्दू, इन 4 भाषाओं को अपने आप सीखा, इन्हें अपने आप अध्ययन किया, स्वाध्ययन किया। ये दोनों ही आप याद रख सकते हो। अब अंग्रेजी में देखना, जय के नीचे नुक्ता है। जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बार बार मैं सचेत करती हुई चलूंगी कि आपको अपने अशुद्धियों का भी ध्यान रखना है, मतलब अशुद्धियाँ नहीं करनी है, शुद्ध लिखना है। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के साथ रोमांटिक प्रेम कविता को विषय बनाया। ठीक है। तो विषय कि उन्होंने उस समय क्या था, जब द्विवेदी युग में क्या था कि विषय समाज सुधार के लिए लिख रहे थे कवि, रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। मतलब इन्होंने प्रेम पर भी लिखा है, समाज सुधार पर भी लिखा है। अब देखो इन्होंने कैसा कैसा प्रेम लिखा है। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को इन्हें विशेष स्थान दिया। अब देखो उनकी कविता क्या देश प्रेम पर भी लिखी है, भाई राष्ट्रभक्ति से संबंधित भी इनकी रचनाएं हैं। व्यक्तिक यानी अपने व्यक्तिगत स्तर पर, इनकी जो पर्सनल लाइफ जिसको आप बोलते हो, वहाँ पर भी दोनों तरह का प्रेम इन्होंने इनकी रचनाओं में मिलता है। लेकिन देश प्रेम पर कि उन्होंने विशेष स्थान दिया। जो विशेष कहा था, मतलब केंद्र इनका जो रहा है, देश प्रेम रहा है। कविता कौमुदी 8 भागों में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। तो ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। लिखित परीक्षा के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। अब जो नहीं लिखने वाले हैं, विकल्प की जो परीक्षा दे रहे हैं, तो वो ध्यान देंगे कि कई बार आता है कि कविता कौमुदी 5 भागों में है, 4 भागों में है, 8 भागों में। तो आप याद रखेंगे कविता कौमुदी 8 भागों में है। इसके साथ ही हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित, जिसमें गांव गांव घूमकर एकत्रित किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि में हिंदी इनका पहला मौलिक कार्य है। अब क्या है, कविता कौमुदी इनकी 8 भागों में है। अब भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। यहाँ तक की लाइन है। इसी के एक खंड में, यानी कविता कौमुदी के एक खंड में ग्राम गीत भी संकलित है। यानी ग्राम गीत क्या है, इनकी एक कविता कौमुदी 8 भागों में है और इसके अंदर एक कविता जो है ग्राम गीत भी एक रचना है, जिसमें इन्हें गांव गांव घूमकर एकत्रित किया। भाई जो ग्राम गीत लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जिसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गाँव के बारे में होगा वर्णन। अब गाँव के बारे में होगा तो गाँव गाँव घूमकर इन्होंने अपने जो है ये जो तथ्य हैं, जो भी जिनके बारे में लिखा है ना, इकट्ठा किया है। लोक साहित्य के संरक्षित दृष्टि में इनका पहला मौलिक कार्य। अब लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य ये होता है कि जैसे जनजीवन यानी जो जन साधारण से लिखा हुआ, यानी जो धरातल पर, यानी जो आम नर नारी है, यानी आम जनजीवन जो जी रहे हैं,
वो साहित्य में लिखा है। और ये मौलिक यानी ग्राम गीत में, और ये इनका पहला मौलिक कार्य है। मतलब जो लोगों से जुड़ी बातें लिखी हैं इन्होंने कि गांव के लोग किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, तो इनका ये मौलिक कार्य है पहला। ठीक है, हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। अब देखो भाई, उस समय क्या कोई आज़ादी के बारे में लिख रहा था, कोई क्या है देशभक्ति के बारे में लिख रहा था, तो अपना अपना टॉपिक था, कोई प्रेम के बारे में लिख रहा, लेकिन उन्होंने एक बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बच्चों के भी, बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी, बच्चों के मनोरंजन के लिए, जिसमें कई वर्षों तक वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। अब यहाँ वानर दिया, कई जगह वो आपको वानर भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, वानर आए चाहे बानर आए, आपको ये तो अब जो पीजीटी की है वो बानर याद रख लेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ने बानर लिखा है जो एचपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। बाकी क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी, आपको टिक लगा देना है। कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका, यानी बच्चों के लिए जो बाल पत्रिका इनकी बानर आती थी वो इन्होंने छपवाई है, तो ये आप याद रखेंगे, जिसमें से मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होती थी। अब क्या है, जो इनकी बानर जो पत्रिका है, इनकी बच्चों पर जो लिखी गई थी, बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था भाई, बच्चों को, ये जाहिर सी बात है, इनको बच्चों को शिक्षा देना था, शिक्षाप्रद कहानियाँ था, प्रत्येक कहानी के बारे में शिक्षा मिलती, अच्छी शिक्षा मिलती थी, हमें परिश्रम करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें गुरुजनों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने सहपाठियों के, इस तरह से प्रेरक प्रसंग प्रकाशित होते थे। यानी कुछ ऐसी कहानियाँ होती थी जिसमें समाज में बच्चों को प्रेरणा मिले, कुछ शिक्षा मिले। ठीक है, कविता के अलावा इनमें नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना भी, संस्मरण भी। तो इनकी गद्य विधाएं हैं, जैसे कविता से जो अलग विधाएं होती है, कविता आती है आपकी काव्य में, ठीक है, कविता होती है काव्य में, बाकी जो भी है नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, संस्मरण, ये सारी आपकी गद्य विधाएं हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण काफ़ी है, अगर आप लिखित परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये लिखना ही लिखना है। कई अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे, मैम हमें क्या है जन्म मृत्यु रचनाओं के बारे में और भी लिखना है। बिल्कुल लिखना है कि आप जिस पाठ से संबंधित आपके एनसीईआरटी में जो पाठ दिया उनके बारे में आपको लाइनें लिखनी है। जो लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और जो नहीं लिखेगा उनके नंबर कट जाएंगे। तो आप ये आपको निर्णय लेना है कि आपको नंबर ज़्यादा लेने हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा याद करना पड़ेगा। मेरा काम है कि आपको मैं वहाँ तक आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दूँ कि आपको ये लाइनें महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखनी है, ये कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया है। अब आपको पता है कि जो इसमें लिया गया आपके एनसीईआरटी में पथिक है, तो ये पथिक के कुछ जो पैराग्राफ दिए हैं, जिसको आप पैराग्राफ बोलते हो या फिर अंश बोल लीजिए, खंड बोल लीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है कि पहले सर्ग से है, दूसरे सर्ग से, तीसरे सर्ग से। तो ये प्रस्तुत अंश है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, शीर्षक खंड का यानी पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक मतलब कि राहगीर है, राहगीर भी कह सकते हो, लेकिन इसमें पथिक शीर्षक दिया गया तो आप पथिक ही करोगे। ये इसका पर्यायवाची राहगीर, राह में चलने वाला, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। तो ये लाइनें महत्वपूर्ण है, ये आप लिखोगे। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वे देश सेवा का व्रत लेता है और राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु कीर्ति समाज में बनी रहती है। तो ये लाइनें आपको महत्वपूर्ण है, ये आप ये लिखोगे। तो देखेंगे शुरुआत से, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त मतलब कि इस दुनिया के दुखों से वो तंग आ गया है, उनसे अलग रहना चाहता है। और नायक है प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध होकर, जैसे प्रकृति के सौंदर्य में जाता है मुग्ध हो जाता है और वहाँ सोचता है कि मैं यहीं बस जाऊँ, बसना चाहता है। ये किसी साधुजन, एक साधु मिला, उनको रास्ते में उन्होंने उनसे संदेश ग्रहण किया और देश सेवा का व्रत लेता है कि मैं आज के बाद मेरा सर्वस्व देश सेवा के लिए रहेगा। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। अब राजा क्या है, उसको मृत्युदंड देता है, लेकिन भाई जो मृत्युदंड है, जो देश के लिए न्यौछावर होते हैं, देश के लिए कुछ करते, तो उनकी कीर्ति समाज में बनी रहती है, चाहे वो लेखक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पथिक हो या फिर फौजी हो, जवान हो, जो भी।
सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। वह सागर के किनारे खड़ा है पथिक जो राहगीर है और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। तो ये लाइनें महत्वपूर्ण, ये आप लिखोगे कि मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। ठीक है, उज्जवल देख लेना कि आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थी, मैं सभी के नहीं कह रही हूँ भी कोई बुरा मान जाए, लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी उज्जवल आज भी गलती करते हैं और ये बार बार आ चुका है। दोनों जय इस उज्जवल में आधे आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। वहाँ आपको लिखते समय अशुद्धियों का भी ध्यान रखना है, अशुद्धियाँ नहीं करनी है, शुद्ध लिखना है। प्रकृति के प्रति पथिक की ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। ठीक है, पथिक है जो राहगीर है वो क्या है, प्रकृति के सौंदर्य में डूब चुका है और वह वहीं रहकर बसना चाहता है। वो संसार के दुखों से विरक्त हो गया, अभी संसार के दुखों में अब वो लिप्त नहीं होना चाहता। इसके साथ ही वो पत्नी के प्रेम से भी दूर ले जाता है। अब क्या, उसे पत्नी का प्रेम भी नहीं चाहिए, वो चाहता है कि बस मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं बस जाऊँ, मैं संसार से तंग आ गया हूँ। वो अपने पत्नी के प्रेम को भी नहीं याद करना चाहता है। स्वच्छंदतावादी इस प्रेम में भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। संयोग मतलब कि हमारे पास कोई चीज़ है तो हमारा संयोग हो रहा है और उससे हम बिछुड़ गए तो वो हमारा वियोग हो रहा है। तो स्वच्छंदतावादी इस प्रेम में भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। ठीक है, अब देखना, ये मैंने आपके लिए और पुस्तकें पढ़कर इकट्ठा किया है। मैं चाहती हूँ कि आपके अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट, आपको अच्छे से अच्छे तथ्य ला कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। और बार बार मैं एचटेट के लिए कह रही हूँ, वहाँ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ टिक कर देना। बा और बापू इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी है, ये आप याद रखेंगे। इसे आप इनवर्टेड कोमा में बंद करेंगे क्योंकि जो शीर्षक होते हैं कविताओं और रचनाओं के नाम होते हैं उसे हम इनवर्टेड कोमा में बंद करते हैं। बा और बापू इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। बा और बापू इनके द्वारा हिंदी का पहला लिखा एकांकी नाटक है। भैया इनका है, कभी सोचो पूरा हिंदी का इनका है बा और बापू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप हो सकता है कमेंट करें मम्मी मैम वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इनका है अपना रामनरेश त्रिपाठी का बा और बापू इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। इसे आप याद रखेंगे। जो पहली चीज़ें होती हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 155 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखो हमने पढ़ा था पथिक, ठीक है, अब 155 के में पढ़ा था कि 155 में 29 साल की में 155 लेना शुरू करते हैं, मान से 27 है। तो 155 इनका खंड मिलन पथिक, 155 इनकी क्या है, खंड काव्य है तीनों। मान से क्या इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है। तो याद रखेंगे 155 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, तो आप याद रखेंगे 155 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मैंने यहाँ आपको रामनरेश त्रिपाठी के बारे में लेखक के जीवन परिचय पढ़ाया है। कोई भी आपको कंफ्यूज हो इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारी निरंतर क्लासें ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको 12 लगभग 13 जीवन परिचय पढ़ा चुकी हूँ मैं, वो भी आप देखें क्रमबद्ध रूप से, जिसने नहीं देखे बाकी के भी देखें। ठीक है, और इसी तरह से हमारी क्लास निरंतर चलती रहेंगी जिसमें हम संपूर्ण साहित्य पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो और पूरा पाठ्यक्रम आपका निःशुल्क रहेगा। आप निःशुल्क रूप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करो अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ लेना। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ मैं ये पीडीएफ आपके लिए शेयर कर दूंगी, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगी, या फिर जवाब देना संभव नहीं हुआ कमेंट में तो स्पेशल आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।